Hello everyone, this is Kamesh Mansoria and I welcome you all on behalf of IAS Nama. IAS Nama is a platform where we will provide you a video lecture series on subjects that will help you in your UPSC Civil Service Examinations preparation. हम आपको आईएएस नम्हा में क्लास नोट्स का जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको लिखने का टेंशन नहीं रहेगा। जो भी कुछ है, जो भी आपको समझाया जाएगा वो सभी कुछ आपको स्लाइड्स में या आपको नोट्स में दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कराई जाएगी। जैसा कि देखा गया कि मेनली जो इंस्टीट्यूट है वो प्रीलिम्स पर फोकस करते हैं और आंसर राइटिंग बिल्कुल एकदम बच्चों के हवाले छोड़ दी जाती है। ये सब कुछ यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर आपको मेंस की भी साथ में प्रिपरेशन कराई जाएगी। लेक्चर्स के दौरान ही आपको स्ट्रक्चर के थ्रू बताया जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर मेंस का आंसर को कैसे अप्रोच करते हैं। फिर हम लोग आपको वन टू वन मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक एजुकेटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका कांटेक्ट डिटेल्स आपके साथ शेयर किया जाएगा और आप कभी भी गाइडेंस उनसे ले सकते हैं। व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज जस्ट फॉलो आवर video lectures and revise your notes again and again and again. Okay. Initially, we are starting with two subjects, that is Indian economy and Indian polity. Indian economy will be discussed by me and Indian polity will be covered by Danish Ansar sir. We are also planning to launch a series on current affairs, so you guys need not to worry for that also. Let's start Indian economy. पिछले अगर हम 7 से 8 साल की बात करें तो ये देखा गया है कि इंडियन इकोनॉमी से लगभग लगभग 17-18 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रफली 35 to 36 मार्क्स के। जो हम बात करेंगे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। जैसे कि 2024 में देखा गया था कि 14 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी एंड 17 questions were asked in 2023 and 18 questions and so on. वहीं पर अगर मैं बात करूं मेंस की तो मेंस में लगभग 120 मार्क्स का इंडियन इकोनॉमी से पेपर में पूछा जाता है। तो इस वजह से भी इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। Some important topics, although there is no distinct line which can separate the topics between prelims and mains, but depending on the trend of the previous year, we have highlighted some of the topics for prelims and some of the topics for mains. Generally, income accounting की जब मैं बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ जीडीपी की, मैं बात करता हूँ जीएनपी की, मैं बात करता हूँ एनएनपी की। और यहाँ पर ये देखा गया है कि यहाँ से लगातार लगभग हर साल एक नए क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है। वहीं पर मनी एंड बैंकिंग की जब बात आती है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज की, हम बात करते हैं यहाँ पर आरबीआई की, हम बात करते हैं यहाँ पर अलग अलग जो हमारी बैंक्स हैं, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो या फिर हमारी ये पेटीएम बैंक जैसी पेमेंट बैंक हो। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इन्फ्लेशन की। इस टॉपिक से भी लगभग लगभग हर 2 साल में एक बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें मेंस की तो पिछले 2022 में ही एग्रीकल्चर से लगभग 3 क्वेश्चंस पूछे गए, इकोनॉमिक ग्रोथ से एक क्वेश्चन पूछा गया, अनएम्प्लॉयमेंट से भी हर साल लगभग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और पॉवर्टी से भी। तो जब हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो हमारा फोकस होगा आंसर राइटिंग को लेकर के डेफिनेटली डेफिनेटली। और जिसमें हम आपको क्लास में बताएंगे आंसर का स्ट्रक्चर आपका क्या होना चाहिए था, इसमें कोई फैक्ट या डेटा डाला जा सकता था क्या, कोई कमिटी बनी हो या कोई रिपोर्ट आई हो जिसको हम कोट कर सकें। ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हम अपनी क्लास में ही इन पर बात करेंगे। और प्रीलिम्स के लिए आपको बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन इस टाइम पर यहाँ पर पूछा गया था इस एग्जाम में। ठीक है। और उस क्वेश्चन को हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं सोर्सेज की तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारी क्लास 12th की एनसीईआरटी है ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो क्लास 11th की है, मैं किसी भी बल्कि बुक्स की बात नहीं करूंगा कि आप उसको रेफर करें क्योंकि वो मेरा काम है। आई एम हियर टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू एंड आई विल एंश्योर कि जो मेरे क्लास नोट्स होंगे वो आपके लिए सफिशिएंट होंगे जहां से आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी डेवलप कर पाएंगे और आंसर्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो लेक्चर की सीरीज है। इस लेक्चर में हम बेसिक्स पर ध्यान देंगे और ये लेक्चर बेसिक्स से एडवांस की तरफ ही जाएंगे।
तो स्टार्ट सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमी क्या होता है। देन एनी स्पेस, कोई भी स्पेस जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी करता हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज से मेरा क्या मतलब है, वो सारी एक्टिविटी जो वैल्यू क्रिएट करती हैं और जिनको मेजर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उस टाइप के किसी भी स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमी। इट मे बी वर्चुअल, ये जो इकोनॉमी है वो वर्चुअल भी हो सकती है, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ डिजिटल गेम्स की, यानी कि जो ऑनलाइन गेम्स हैं जैसे कि रमी सर्कल वगैरह है, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है कि आप आकर के गेम्स खेलें, राइट। तो इनको भी हम लोग इकोनॉमी में मानते हैं, और ये हमारी कौन सी इकोनॉमी कहलाती है, ये हमारी कहलाती है वर्चुअल इकोनॉमी। वहीं पर जब मैं किसी पर्टिकुलर फिजिकल स्पेस में बात करूं, तो हम बात करते हैं उन इकोनॉमीज की जिनका कोई स्पेस है। जैसे कि हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी, राइट। हम बात करेंगे अमेरिकन इकोनॉमी, हम बात करेंगे कनाडियन इकोनॉमी। तो ये सारी इकोनॉमी जो कि फिजिकल स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं, इनको हम बोलते हैं रियल इकोनॉमी। और जो दूसरी इकोनॉमी उनको हम बोलते हैं डिजिटल, सॉरी, वर्चुअल इकोनॉमी। इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैंने आपको बताया कि वो सारी एक्टिविटीज जो कि वैल्यू क्रिएट करें और उनको मेजर भी किया जा सके, ये सारी हमारी एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए कोई फर्म है और वो एक पेन का प्रोडक्शन करती है। तो इस पेन को जब वो बेचेगी, तो इसकी कोई वैल्यू होगी जहां पर उसने उसकी रेट को जज किया होगा, उसके रेट को मेजर किया होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसीलिए प्रोडक्शन को इकोनॉमिक एक्टिविटी में माना जाता है। वहीं पर जब हम बात करें कि हमारे घर में अगर हमारी माँ हमारे लिए खाना बनाती है, तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम अपनी माँ को खाना बनाने के लिए पे नहीं करते, हम ये जज नहीं करते, हम ये मेजर नहीं करते कि आज हमारी मम्मी ने 50 रुपए का सर्विस करके खाना बनाया है, राइट। मगर वहीं पर जब मैं बात करता हूँ हेल्पर की, जब मैं बात करता हूँ हेल्पर की, अगर कोई हेल्पर मेरे किचन में आके खाना बनाती है, तो मैं कहूंगा कि हाँ, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर मैं उस पर्टिकुलर हेल्पर को क्या कर रहा हूँ, खाना बनाने के लिए पे कर रहा हूँ, राइट। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक्स क्या है। तो इन जनरल हर इकोनॉमी के पास फाइनाइट सोर्सेस होते हैं, ठीक है। और कोई भी इकोनॉमी हो, उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपने जो सोसाइटी है उसकी नीड्स को फुलफिल करे। तो ये सारी स्टडी जो कि हम देखते हैं कि कैसे कोई इकोनॉमी अपने फाइनाइट सोर्सेस का यूज कर रही है अपनी सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, इस स्टडी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, राइट। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, तो रिसोर्सेस में ह्यूमन कैपिटल भी आएगा, ठीक है। किसी भी इकोनॉमी के पास ह्यूमन कैपिटल होगा, उसके पास लैंड होगा, उसके पास मॉनेटरी एसेट्स होंगे जैसे कि मनी। और वो इन चीज तीनों का यूज कैसे करेगा अपने गोल्स के लिए, इसको हम बात करेंगे किसमें, इकोनॉमिक्स में। इसकी हम स्टडी जब करते हैं वो कहलाती है इकोनॉमिक्स। जैसे कि हो सकता है लैंड का यूज किया जा रहा हो एग्रीकल्चर के लिए, हो सकता है लैंड का यूज किया जा रहा हो कहना चाहिए इंडस्ट्रीज के लिए, और वहीं पर हम देख सकते हैं कि हो सकता है मनी का यूज किया सोशल सर्विसेज के लिए, या फिर यूज किया जा रहा हो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो जब ये सारी हम स्टडी करते हैं, तो हम इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जनरली दो टाइप्स की होती हैं, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो ये ब्रॉडर इश्यूज के साथ डील करती हैं। ये किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी की बात नहीं करती, इनका जो डोमेन होता है वो लार्ज डोमेन होता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं इन्फ्लेशन, मेरी कंट्री में इन्फ्लेशन आज क्या है, ठीक है। मेरी कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। तो जब मैं इन टर्म्स पर बात करता हूँ, जब मैं बात करता हूँ कंट्री की ग्रोथ की, तो मैं बात करता हूँ किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और वहीं पर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल एंटिटी की बात करती है, उसका जो डोमेन है वो बहुत छोटा होता है और उसका पर्सपेक्टिव भी नैरो होता है। तो जब हम बात करेंगे जैसे रिलायंस की, ठीक है, तो रिलायंस क्या है, रिलायंस एक एंटिटी है, एक इंडिविजुअल एंटिटी है, ये कोई पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है। तो जब मैं रिलायंस के प्रोडक्शन की बात करूंगा, जब मैं रिलायंस के प्रॉफिट की बात करूंगा, तो ये सारी स्टडी कहाँ की जाएंगी, ये सारी स्टडी की जाएंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में।
ठीक। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि मैं चाहूंगा कि हमें पता होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि रेवेन्यू। तो जो भी कोई मनी, यानी कि मनी विच इज अर्न्ड बाय सेलिंग द गुड्स और एंड सर्विसेज, ठीक है, जब भी कोई फर्म कोई गुड्स और सर्विसेज आइटम्स बनाती है और उसको सेल करती है, तो उसके रिटर्न में उसको कुछ पैसा मिलता है। और ये जो पैसा है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू। याद रखना है, रिवेन्यू और प्रॉफिट अलग अलग हैं। जब मैं रिवेन्यू से अपने सारे एक्सपेंडिचर्स जो उस आइटम को बनाने में लगे हैं उनको मैं माइनस करता हूं, तो मुझे वहां से मिलता है क्या? प्रॉफिट। ठीक। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस जो कि मेरे प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किए गए हैं, उनको मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फॉर एन एग्जांपल, अगर आज इसी फॉर्म में एक ही मशीन है और फ्यूचर में मैं इसमें एक और मशीन इंस्टॉल करता हूँ, और उसकी जो कैपेसिटी है वो फिर क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स हो जाएगी। अगर मैं इसमें एक और मशीन फ्यूचर में इंस्टॉल कर दूं, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पर जो मैंने एक्सपेंडिचर किया, वो मेरा गोल क्या था? कि मैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाऊं। तो वो सारे एक्सपेंडिचर जिनसे कि मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, उसको मैं बात करूंगा किसमें? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। ठीक है। नेक्स्ट, फाइनल गुड्स। जब हम बात करते हैं फाइनल गुड्स की, तो वो सारे गुड्स जो कि एक बार अगर बेच दिए जाएं, तो उनमें बेचने के बाद कोई फर्दर चेंजेस नहीं किए जाते किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू। मैं बात कर रहा हूं कि जब अगर हमने कोई एक गुड बेच दिया, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैं लेकर के आया हूं स्टील प्रोडक्ट। मैं कोई एक स्टील की प्लेट लेके आया हूं। अब इस प्लेट का मैं यूज उसमें चेंजेस नहीं करूंगा, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करूंगा। ठीक है, ये जो मेरी प्लेट है, ये मैं इसी तरह से, जिस तरह की मैं प्लेट मार्केट से लेके आया हूँ, ये इसको मुझे वैसा ही यूज करना है। अगर मैं इसको मेल्ट करना चाहूँ और इसका फर्दर कोई द्वारा इसको मेल्ट करके एक नया आइटम बनाऊं, तो ये मेरा फाइनल गुड नहीं कहलाएगा, राइट। जो भी कोई फाइनल गुड होता है वो एक बार सेल कर दिया जाए, अगर कोई भी फाइनल गुड एक बार सेल कर दिया जाए, तो वो फर्दर द्वारा किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस से नहीं गुजरता। वो उस पर्टिकुलर साइकिल से ही बाहर हो जाता है और वो अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें फाइनल गुड्स, तो ये दो तरह के होते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं कैपिटल गुड्स। अब जैसे कि कंज्यूमर गुड में क्या? कंज्यूमर गुड में मैं देखूंगा, अगर मैं बात करता हूँ टेलीविजन की। अगर मैं बात करूँ टेलीविजन की, और जब मैं टेलीविजन को मार्केट से लाऊं और इसको अपने यूज के लिए रखूं, ये टेलीविजन ला करके मैं अपने घर पर लगाऊं और खुद देखूं, तो इस टाइप के गुड को मैं बोलूंगा कंज्यूमर गुड। ठीक है। वहीं पर अगर यही टेलीविजन मैं किसी रेस्टोरेंट में ले जाऊं, ठीक है, मैं किसी अपने रेस्टोरेंट में लगाऊं, जिससे कि सर्विस प्रोवाइड की जा रही हो किसको? रेस्टोरेंट में आने वाले कस्टमर्स को। वो टेलीविजन देखेंगे, ठीक है ना, ये टेलीविजन कस्टमर के लिए होगा उस केस में। तो वहां पर ये टेलीविजन क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड्स। ठीक है। कैपिटल गुड्स में और क्या आ सकता है? डेफिनेटली मशीनरीज आ सकती हैं, जो कि फर्दर प्रोडक्शन में यूज की जाएंगी। ठीक है, मशीनरी आ सकती है। और वहीं पर ये जो कैपिटल गुड है, अगर हम बात करें, तो इसका प्राइमरीली जो फंक्शन है वो क्या है? कि ये फर्दर आगे प्रोडक्शन में यूज होता है। जब भी कोई मैं सामान लेकर के आऊंगा, या कोई आइटम लेके आऊंगा, या कोई मशीनरी लेके आऊंगा, और उससे मैं फर्दर आगे कोई दूसरा आइटम बनाऊं या प्रोडक्शन करूं, तो इस टाइप के आइटम को हम बोलेंगे कैपिटल गुड्स। अब जाहिर सी बात है, जब मेरा कोई मशीनरी होगी, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई वियर एंड टियर भी होगा। तो ये देखा जाता है कि कैपिटल गुड्स में काम करते करते, जब कोई कैपिटल गुड्स काम करते हैं लंबे समय तक, कुछ प्रोडक्शन करते हैं, तो उनमें वियर एंड टियर भी होता है। और हमने बात की कंज्यूमर गुड की यहाँ पर, तो हमने देखा कि कंज्यूमर गुड्स जो है वो क्या है? अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए बनाए जाते हैं, और कंज्यूमर इनको लेता ही अपने यूज के लिए है, वो फर्दर कोई आगे इनसे प्रोडक्शन नहीं करता। ठीक है। सो दीज टाइप्स ऑफ गुड्स डू नॉट टेक पार्ट इन फर्दर प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। जो भी कंज्यूमर गुड्स हैं, जनरली वो अपनी लाइफ साइकिल के बेसिस पर उनको डिवाइड किया गया है। वो गुड्स जो कि लंबे समय तक टिकते हैं, है ना, जैसे कि हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो टीवी है। अब ऐसा तो है नहीं कि आज मैं टीवी लाया और टीवी खत्म हो गई। टीवी टेलीविजन जो है वो लगभग जनरली 5-10 साल 15 साल तक चलता है। तो इस टाइप के जो गुड्स जिनका जो लाइफ साइकिल है वो काफी लंबा है, उनको हम बोलते हैं ड्यूरेबल
कंज्यूमर गुड्स। ओके, देन हम बात करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स की। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर मैं बात करूं, तो कुछ ऐसे गुड्स भी होते हैं जो कि दूसरे गुड्स को बनाने में यूज किए जाते हैं, राइट, जो कि दूसरे गुड्स को बनाने में यूज किए जाते हैं और वो उसी प्रोसेस के दौरान कंप्लीटली यूटिलाइज किए जाते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, एक होटल में अगर चाय बनाई जा रही है, तो उस चाय में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? मिल्क का। ठीक है, तो अब ये मिल्क जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है हमारा, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है? कंप्लीटली यूटिलाइज होता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं ज्वेलरी की, तो जब ज्वेलरी बनती है, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं किसका? कॉपर का, राइट। उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? कॉपर का। और ये कॉपर क्या है? कंप्लीटली यूटिलाइज किया जाता है। अगर मैं बात करूं स्टील प्रोडक्शन में, अगर मैं बात करूं स्टील प्रोडक्शन में, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स क्या क्या हो सकते हैं? डेफिनेटली बहुत सारे हो सकते हैं, जिनमें से एक खुद कोल भी हो सकता है, राइट। कोल का हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हमारे क्रूड ऑयल का, हम यूज करते हैं क्रूड ऑयल का। तो ये सारी चीजें जो कि दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगाई जाती हैं, और वो खुद उसी गुड्स को बनाने में पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाती हैं, इन सभी आइटम्स को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे डिमांड। तो हम मार्केट में बहुत इजीली सुनते हैं कि जनरली सुनते हैं डिमांड आज इस आइटम की बहुत है, यहाँ पर सप्लाई बहुत है। एक्चुअली इनका मीनिंग क्या है? देखिए, कोई भी डिमांड होगी तो हम उस पर्टिकुलर डिमांड को एक पर्टिकुलर प्राइस पर ही बता सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं, मार्केट में आज गोल्ड की डिमांड बहुत है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि उसका प्राइस क्या है। अगर मैं डिमांड को डिफाइन करूंगा तो वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही डिफाइन होगी। बात ये होगी कि नहीं, अगर ये भाव है 50,000 के भाव पर आज डिमांड गोल्ड की इतनी है, देन थिंग्स मेक्स सेंस। ठीक है ना? तो अगर हम बोलेंगे कि 50,000 के भाव पर गोल्ड की डिमांड इतनी है, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। अगर मैं बात करूंगा 55,000 पे, तो जाहिर सी बात है डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर मैं बात करूंगा 60,000 पे, तो फिर डिमांड क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। तो जब आपको कहीं भी ये बताना है कि डिमांड कितनी है, तो आप यही ही बताएंगे ना कि इस पर्टिकुलर प्राइस पर डिमांड इतनी है। आप ये नहीं कह सकते कि डिमांड अभी बहुत ज्यादा है, डिमांड ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हम किस प्राइस पॉइंट पर बात कर रहे हैं। तो हमेशा डिमांड और सप्लाई जो है, वो एक पर्टिकुलर प्राइस पर ही देखी जाती है, या उस पर डिफाइन की जाती है। तो डिमांड को हम डिफाइन करते हैं कैसे? कि क्वांटिटी ऑफ आइटम्स अ कस्टमर इज विलिंग टू बाय। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर प्राइस पर कोई भी कस्टमर कितना क्वांटिटी उस पर्टिकुलर आइटम की खरीदना चाहता है, उसको हम बोलते हैं डिमांड। सिमिलरली जब मैं बात करता हूं कि एक प्रोड्यूसर जो है एक पर्टिकुलर प्राइस पर उसकी कितनी क्वांटिटी बेचना चाहता है, तो उसको मैं बोलता हूं सप्लाई। अगर मैं इसका ग्राफ देखूं अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, तो यहाँ पर हम देखेंगे डिमांड के ग्राफ में कि अगर प्राइस प्राइस अगर ज्यादा है, तो डेफिनेटली उसकी क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी, है ना? प्राइस अगर ज्यादा है, मैंने सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। हाँ, अगर हम बात करते हैं कि प्राइस किसी भी आइटम की अगर प्राइस लो है, राइट, अगर किसी भी आइटम की प्राइस लो है, तो उसकी जो क्वांटिटी की डिमांड होगी वो ज्यादा होगी। और वहीं पर अगर मैं देखूं कि किसी भी आइटम की प्राइस ज्यादा है, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर ये जो डिमांड का कर्व है, वो हमको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। और वहीं अगर मैं बात करूं सप्लाई की, तो कोई भी प्रोड्यूसर हमेशा चाहेगा कि वो अपने आइटम को ज्यादा से ज्यादा रुपए में बेचे, है ना? तो अगर प्राइस ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर क्या कर चाहेगा कि उसकी सप्लाई ज्यादा से ज्यादा हो। तो उसके हिसाब से क्वांटिटी वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करनी चाहेगा, और कम प्राइस पे जो है वो क्वांटिटी कम से कम सप्लाई करना चाहेगा, है ना? तो ये हमारा जो फिगर बनता है, वो हमारा बनता है किसमें? सप्लाई में। आगे हम कुछ लेक्चर्स के बाद हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा डिमांड एंड सप्लाई कर्व, वो भी पढ़ेंगे, और वहां से हम देखेंगे कि ये जो है वो हमारा क्या है? सप्लाई का। ये है हमारा डिमांड का। और आगे जाकर के हम देखेंगे कि इसी से कैसे हम इन्फ्लेशन निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब मैं बात करता हूँ प्रोडक्शन की, तो मेरे दिमाग में आता है फर्म।
अब कोई भी फर्म है या कोई भी फैक्ट्री है, उसको बनाने के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत होती है, और उनको मैं क्या बोलता हूँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि मुझे जरूरत होगी लैंड की, अगर मुझे कोई फर्म बनानी है, कोई फैक्ट्री बनाना है, तो मुझे जरूरत होगी लैंड की। ठीक है। और यहाँ पर लैंड का मतलब केवल फिजिकल स्पेस ही नहीं है, यहाँ पर लैंड का मतलब केवल फिजिकल स्पेस नहीं है, बट हियर लैंड ऑल्सो इंक्लूड्स क्या, रिसोर्सेस। उस पर्टिकुलर स्पेस में पाए जाने वाले रिसोर्सेस, जैसे कि सॉइल हो सकती है वहां पर, है ना, वहां पर आयरन ओर हो सकता है, वहां पर हम देख सकते हैं कि कोल हो सकता है, क्रूड ऑयल हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमारे किसके साथ आती हैं, लैंड के साथ आती हैं। तो जब मैं बात करता हूँ लैंड की, तो मुझे ध्यान में रखना है कि लैंड का मतलब केवल और केवल फिजिकल स्पेस नहीं है। ठीक है। अगला मेरा फैक्टर होता है कैपिटल। कैपिटल से मेरा क्या मतलब है, वो सारा पैसा जो मुझे अपने फर्म को बनाने में लगाना है, जिसके थ्रू मैं आगे प्रोडक्शन करूंगा, ये सारे पैसे को मैं क्या बोलता हूँ, कैपिटल। अगेन, लेबर। लेबर को हम डिफाइन करते हैं एज अ ह्यूमन एफर्ट। ठीक है ना। जब मैं बात करता हूँ लेबर की, तो व्हाट डू आई मीन ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन एफर्ट। ठीक है। और इसी एफर्ट के लिए हम उनको क्या देते हैं, वेजेस। हम उनको क्या देते हैं, वेजेस, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। इन जनरल वी व्हाट वी कॉल इज सैलरी। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि लेबर मतलब मजदूर, यहाँ पर लेबर का मतलब है ह्यूमन एफर्ट, जो कि एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि मैं जब मैं बात करता हूँ डॉक्टर की, मैं बात करता हूँ इंजीनियर्स की, तो ये सभी भी क्या है, एक लेबर का ही पार्ट है। फिर एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, ये वो लोग हैं जो कि रिस्क लेते हैं, रिस्क लेते हैं कि प्रोडक्शन को के लिए अपनी फर्म बनाते हैं, और इन्हीं का क्या होता है, आइडिया होता है। ठीक है, ये सारे वही लोग हैं। तो इन चार लोगों की, इन चार फैक्टर्स की हमको जरूरत पड़ती है। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें, तो लैंड के लिए माना जाता है कि जो इनकम आती है, वो उसको हम बोलते हैं रेंट। अगर किसी से मैं लैंड लीज पर लेता हूँ अपनी एक फर्म बनाने के लिए, मैंने लैंड अगर किसी से लीज पर ली है, तो मैं उसको कुछ पे करूंगा, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, रेंट बोलता हूँ। जब मैं अपना कोई एंटरप्रेन्योर है, और अगर वो वहां जाके फैक्ट्री को सेटअप करता है, तो उसका कैपिटल लगता है, उसका वहां पर क्या लगता है, कैपिटल लगता है। और इस कैपिटल पर होने वाले इनकम को, वो बात उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया वेजेस क्या है, और हमने देखा कि प्रॉफिट भी क्या है। तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर आज का खत्म करेंगे, और अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और वहां पर देखेंगे आगे की चीजें। जैसे कि अगले लेक्चर में हम देखेंगे जीडीपी। अगले लेक्चर में हम जीडीपी की बात कर सकते हैं, हम इन शॉर्ट नेशनल इनकम अकाउंटिंग की हम बात कर सकते हैं। एंड फ्लो, फ्लो ऑफ इनकम, नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेटली फ्लो ऑफ इनकम भी देखेंगे। तो यहाँ पर अपना लेक्चर को एंड करते हैं। इसके बाद अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम लोग इसी लेक्चर से रिलेटेड जो भी पीडीएफ है, उसको अपलोड किया जाएगा, आगे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन दिया जाएगा। और अगर आपको इकोनॉमी में कोई डाउट है इस लेक्चर को लेकर के, या आप अपना कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो वो आप मेरे ईमेल आईडी पर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।